हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर हम इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑर्डिनल अप्रोच है। और इसके असम्पशंस, प्रॉपर्टीज और किस तरह से हम इंडिफरेंस कर्व के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्राप्त करते हैं वो जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व क्या होता है वो जानते हैं। An indifference curve is a curve which represent all those combination of two goods that gives equal satisfaction to the consumer। कहने का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक कर्व है। मतलब इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक कर्व है जो कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है। मतलब आप कोई भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, यहाँ पे दो गुड्स, दो प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं कंबाइन करके, ठीक है। और वो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाई जाएगी कि वहां पे आपको हमेशा इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे और उससे मिलने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे दो गुड्स से, वो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। किस प्रकार से? अगर ये इंडिफरेंस कर्व आप देखते हैं तो इंडिफरेंस कर्व के इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, कॉम्बिनेशन को खरीद रहे हैं, तो उनसे आपको जो भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, वो आपकी तीनों पॉइंट्स में इक्वल होगी, ठीक है। अब इसके हम कुछ असम्पशंस को जानते हैं। अगर मैं असम्पशंस की बात करूं तो कंज्यूमर बिहेव रैशनली, ये तो हम सबको पता है कि कंज्यूमर साउंड माइंडेड होता है, तो वो उसी चीज को खरीदेगा जिसकी उसको डिमांड है और जिससे उसको सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। मतलब इस कंडीशन में क्या है कि सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मिलने वाले कॉम्बिनेशन को ही वो चूज करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? अरेंज अवेलेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स टू हिज प्रेफरेंस। अब वो क्या करेगा? अपने गुड्स को अरेंज करेगा। किस तरह से अरेंज करेगा? कि मतलब उसने जो भी गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल एंड ऑरेंज, वो अगर दो प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उनके कॉम्बिनेशन को ऐसे बनाएगा जिसकी उसको जरूरत है, ना कि जो दुकानदार उसको बेचने को तैयार है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटीज। मतलब यहाँ पे ऑर्डिनल मेजर्स की बात की जा रही है, ना कि कार्डिनल। मतलब मैं न्यूमेरिकली यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि कौन से प्रोडक्ट्स की सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं क्या करूंगा? इनको ऑर्डर में, रैंकिंग में, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 करके इनको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इंडिफरेंस कर्व बता देता हूं होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली इस कर्व को कहा जाता है जिस कर्व में आप पर्टिकुलरली हर एक कॉम्बिनेशन को बताते हैं दो गुड्स के। मतलब यहाँ पे अगर गुड y है और यहाँ पे अगर गुड x है, तो इन दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन को कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि आप एक कर्व में अगर a पॉइंट पे प्रोडक्ट खरीदते हैं या b पॉइंट पे या c पॉइंट पे, तो तीनों के यूटिलिटी पावर, मतलब उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल रहेगी। मतलब अगर मैं IC, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? IC, अगर मैं IC1 की बात कर रहा हूं तो इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो लाखों कॉम्बिनेशन हो या वो सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन हो, इनकी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन पावर सेम रहेगी। इट मींस क्या हो गया? A बराबर B बराबर C। तो यहां पे इसी चीज को डिनोट किया गया, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? तो इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पर्टिकुलरली हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्या कहा जा रहा है? IC स्लोप डाउन टू द राइट। क्या कहा जा रहा है? इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे IC का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है और वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। मतलब आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे वो राइट की तरफ शिफ्ट होके वो मूव कर रही है। इट मींस इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? सेकंड क्या कहा जा रहा है? इसके फर्स्ट वाले के पीछे एक रीजन दिया है। फर्स्ट वाले के पीछे क्या रीजन है? अगर आप A से B की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, मतलब आप A से B नीचे की तरफ जा रहे हो, तो ये ऑब्वियसली आपको बता रहा है कि A में आपने Y की क्वांटिटी ज्यादा ली थी और B वाले कंडीशन में आपने Y की क्वांटिटी को कम कर दिया, जिससे कि X की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने ज्यादा IC कर्व्स ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी उसकी यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन पावर बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको IC1 कहता हूं और मैं यहाँ पे IC2 बना देता हूं, उसके ऊपर IC3 बना देता हूं, तो इन तीनों कंडीशंस में क्या बताया जा रहा है कि 1 से बेटर है 2, 2 से बेटर है 3 और फर्दर जैसे जैसे रैंकिंग आगे बढ़ती जाएगी। हम क्या करते हैं? हम क्लासरूम में कहते हैं कि भाई रोल 1 सबसे बेस्ट है, बट इस कंडीशन में जितने हायर रैंकिंग, जितने रैंक बढ़ते जाएंगे, इंडिफरेंस कर्व उतना ही हमारे लिए सेटिस्फेक्शन बढ़ाता रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आईसी आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मतलब ये इंडिफरेंस कर्व जो बनती है वो ओरिजिन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस ओपन रहता है। मतलब इंडिफरेंस कर्व को आप जब भी बनाओगे ना, आप जब भी इसको बनाओगे ये हमेशा बाहर की तरफ मुंह खोलेगा। क्लियर? इसलिए इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व कभी कन्वेक्स नहीं, सॉरी कनकेव कभी नहीं बनता, ये हमेशा कन्वेक्स बनता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आईसी नेवर मीट और इंटरसेक्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है और इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकली आपको एक्सप्रेस भी करूंगा बाद में। क्वेश्चन क्या आता है कि डज आईसी इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को काट सकते हैं? तो आंसर है नो। क्यों नहीं काट सकते? बिकॉज इंडिफरेंस कर्व के बीच में एक गैप बन जाता है। मतलब मैं अगर IC1 से IC2 की बात करूं या IC2 से IC3 की बात करूं तो हमेशा यहाँ पे एक गैप रहेगा और ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और ना ही कोई इंडिफरेंस कर्व किसी एक्सिस को, मतलब y एक्सिस या x एक्सिस, किसी को भी टच नहीं करता, कभी भी नहीं करता। ठीक है। अब हम इंडिफरेंस कर्व के इस टेबल के द्वारा हम इंडिफरेंस कर्व को बनाएंगे और इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम प्रूफ करेंगे कि ये इंडिफरेंस कर्व में किस तरह से काम करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखो, हमारे पास कॉम्बिनेशन टेबल में दिया गया है ABCDE 5 कॉम्बिनेशन है और उसके हिसाब से ऑरेंज आपको x एक्सिस पे दिए गए हैं और एप्पल आपको y एक्सिस पे दिए गए हैं। और इनके कॉम्बिनेशन भी कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑरेंज या एप्पल, मतलब किसी भी गुड को आप जीरो नहीं कर रहे, मिनिमम 1 and 1 तो रहेगा जरूर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन A की बात करते हैं तो यहाँ पे A देखिए, आपके पास ऑरेंज कितना है, 1 है, और आपके पास एप्पल कितने हैं, 15। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो ये कुछ डायग्राम इस तरह का एक बन जाएगा। ठीक है। मतलब पहला पॉइंट आपका A यहाँ पे बन गया। अगर मैं B पॉइंट की बात करता हूं तो ऑरेंज हमारे पास 2 है और एप्पल आपके पास 10 है, तो ऑरेंज 2 और एप्पल आपके 10, तो ये नियर अबाउट यहाँ पे बन जाएगी, ये बन जाएगी कंडीशन B या कॉम्बिनेशन B। C पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज हमारे पास 3 होंगे और एप्पल हमारे पास 6 होंगे, तो 3 ऑरेंजेस एंड 6 एप्पल्स, ये नियर अबाउट यहाँ पे कहीं पे C पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। C पॉइंट को U लग रहा है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अब आते हैं D पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो D पे हमारे पास, D कॉम्बिनेशन पे ऑरेंजेस 4 है और एप्पल आपके पास 3 है, तो ऑरेंजेस आपके 4 और एप्पल आपके 3, तो ये नियर अबाउट कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा D पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ बन जाएगा। अब अगर हम आते हैं E पॉइंट की मैं बात करता हूँ तो E पॉइंट पे ऑरेंजेस 5 है और एप्पल आपके पास 1 है, तो यहाँ पे एप्पल की वैल्यू हो जाएगी 1 और ऑरेंज की हो जाएगी 5, तो ये नियर अबाउट कुछ इस तरह से यहाँ पे E पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऑरेंजेस और एप्पल को, अगर ऑरेंज बढ़ा रहा हूँ तो एप्पल को कम क्यों कर रहा हूँ? देखिए हमने पहले भी जाना है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो इनकम अगर मेरे पास लिमिटेड होगा, कि मेरे पास जेब में एक लिमिटेड मात्रा में ही रुपए रखे हैं, मनी रखी है, तो मैं एक दो मतलब दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ बढ़ा नहीं सकता। मुझे या तो ऑरेंजेस को बढ़ाने के लिए एप्पल को सेक्रीफाइस करना है या एप्पल को बढ़ाने के लिए ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करना है, तो दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस जरूर होगा। तो वही चीज बताया गया कि ऑरेंज और एप्पल दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है और यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट, मतलब ऑरेंज या फिर एप्पल में से कुछ भी जीरो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कुछ भी टच नहीं करता। ठीक है। अब अगर मैं इन पांचों पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से बनते हैं, तो ये बन जाएगा IC1। अब आपको एक चीज बता दूं कि IC1 में हमने क्या जाना था। अब यहाँ पे देखिए स्लोप डाउन टू द राइट, मतलब IC जो है वो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है और वो किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। राइट की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने ये जाना कि एक y एक्सिस के प्रोडक्ट को कम करने पे ही आप x एक्सिस के प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई है कि अगर मैं ऑरेंज को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे एप्पल को सेक्रीफाइस करना है। तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं स्लोप नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, हायर IC हायर सेटिस्फेक्शन। अब सिंपल सी बात है, हायर IC मतलब अगर मैं IC1 में हूं और मुझे कुछ नियर अबाउट IC2 में जाना है, मतलब अगर मैं IC1 में ABCDE के किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर रहा हूं, बट मुझे P Q या R में से, इन तीनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन को चूज करना है, तो ऑब्वियसली वो तो मेरे कॉम्बिनेशन के लिस्ट में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनकम जो है
वो क्या थी, लिमिटेड थी। अब लिमिटेड का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखो, अगर मैं क्यू कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो क्यू कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये बी के पैरेलल है, तो क्यू कॉम्बिनेशन में आप y की कितनी मात्रा ले रहे हैं, 10, और x की कितनी मात्रा ले रहे हैं, अगर आप इसको कुछ इस तरह से लेंगे तो ये 4। अब आप b का कॉम्बिनेशन देखो, b में आप कितने ले रहे हैं, 3 and 10, जो कि आपके कुछ इस प्रकार है, b में सॉरी 2 आ जाएगा b में, और यहाँ पे 10। तो आप अगर खुद ही देखते हैं, मैं b और q में से मेरे लिए बेटर q है। क्यों बेटर है, क्योंकि q वाले कॉम्बिनेशन में आपको x के 2 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू b। तो मैं 2 प्रोडक्ट कैसे खरीद सकता हूं जब मेरी इनकम लिमिटेड है, तो इसका मतलब है हायर आईसी कब होती है, मतलब मैं IC1 से IC2 पे कब जाता हूं, जब मेरी इनकम राइज हो जाती है। मतलब इनकम अगर बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसे खर्च करने के मेरे लिए होंगे मेरे पास, तो मैं ऑब्वियसली B से Q पॉइंट पे जा सकता हूं, ठीक है। इसलिए IC1 से बेटर IC2 होगी। तो इस तरह से जैसे जैसे IC बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली IC1 से बेटर IC2, 2 से बेटर 3, 3 से बेटर 4, ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये देखो, ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, मतलब सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब कॉन्वेक्स पे आते हैं। अब देखिए, अगर मैं पीपीसी का डायग्राम लेता हूं, तो पीपीसी के डायग्राम में हम लोगों ने ये जाना था कि अगर आप y और x कमोडिटीज में किसी एक को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करते हैं तो आप एक्सिस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि अगर इस वाले कंडीशन की बात करूं तो x आपका 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर रहेगी, और उसी जगह पे यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी और y आपका 0 रहेगा। मतलब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो तभी एक्सिस के साथ, y एक्सिस या x एक्सिस के साथ जुड़ सकते हैं जब वो कोई ना कोई एक वैल्यू 0 बना दे। बट यहाँ पे तो वो कंडीशन है ही नहीं। हमने तो पहले ही बता दिया कि भाई आप कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओगे कि आप दोनों ही गुड्स, ऑरेंज एंड एप्पल, दोनों ही एक साथ इस्तेमाल कर सको। तो ये कभी x एक्सिस को, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को किसी को भी टच नहीं करता। तो क्योंकि ये टच नहीं करता, इसलिए ये कभी अंदर की तरफ बेंड होता ही नहीं और इसका मुंह कभी अंदर की तरफ खुलता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे इस वाली कंडीशन में ये बाहर की तरफ खुल रहा है, तो इसका क्या कारण है, क्योंकि ये कभी किसी एक्सिस को टच नहीं करता। तो कन्वेक्स भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है IC नेवर मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो, क्योंकि ये एक्सिस को तो मीट करता ही नहीं, टच ही नहीं करता, और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, आप B और Q वाले एग्जांपल में फिर से आ जाइए। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे मुझे कितने 12 यूनिट्स खरीदने को मिलते हैं, और यहाँ पे मुझे कितने 14 यूनिट्स खरीदने को मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 यूनिट का गैप है, मतलब यूटिलिटी पावर भी Q की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B। तो जब उसकी यूटिलिटी वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली IC2 इज बेटर देन IC1। तो ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इसके पीछे एक और रीजन है। आप सोचिए कि हमने, मतलब सोचिए नहीं, आपका जो प्रॉपर्टी ये कहता है कि IC1 में A, B, C, D और E जितने भी हैं, ये क्या है, एक तरह से ये इक्वल है। अगर मैं इक्वल की बात कर रहा हूं तो मतलब A, B, C, D, E से आपको जितनी भी यूटिलिटी मिल रही है, ये कहीं ना कहीं पे हर एक कॉम्बिनेशन में IC1 पे जितने भी कॉम्बिनेशन बने सबकी बराबर है। इसको मान लीजिए 100, ठीक है। और उसी जगह पे आप यूटिलिटी IC2 पे आते हैं, IC2 पे PQR को भी मान लेते हैं। IC2 पे P बराबर Q बराबर R, ठीक है। PQR को हम इक्वल्स टू मानते हैं और इनकी वैल्यू रख देते हैं 150, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि IC1 और IC2 कहीं पे टच कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल के रूप में डायग्राम ऐसा बन रहा है जहां पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ऐसी किसी कंडीशन में तो भाई B बराबर Q होना चाहिए। तो 100 इक्वल्स टू में 150 कभी होता है, नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या बताया जा रहा है कि IC1 IC2 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये वाला मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इंडिफरेंस कर्व के, और उसमें आपको अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज क्या बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व का नेचर कैसा होता है। तो अब हम इसके बाद ये जानते हैं कि भाई इंडिफरेंस कर्व और जो हमने पहले बजट लाइन पढ़ा था उसके द्वारा हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि हम इंडिफरेंस कर्व के द्वारा जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकाले तो उसके प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से समझ सके।
अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये होता है चेंज इन मतलब डेल्टा गुड 2 अपॉन में डेल्टा गुड 5, कहने का मतलब चेंज इन गुड 2 अपॉन में चेंज इन गुड 1। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस डायग्राम की तरफ आता हूं तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि एमआरएस जो है वो ए और बी के बीच में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एमआरएस इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, मतलब विलिंग टू गिव अप गुड 2 to get an additional unit of good 1 without affecting the total utility। कहने का मतलब क्या है, कंज्यूमर जब अपनी इच्छा से किसी एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करता है ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट को, मतलब यहाँ पे गुड 1 की बात की जा रही है, उसको वो बढ़ाना चाहता है और टोटल यूटिलिटी में भी कोई भी चेंज नहीं आता, तो उसे हम एमआरएस कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो यहाँ पे देख लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि मैं ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे जाना चाहता हूं तो ऑटोमेटिकली कुछ गुड 2 को सेक्रीफाइस करूंगा ताकि मैं गुड 1 को बढ़ा सकूं। मतलब गुड 1 पे अगर मैं इंक्रीज करना चाहता हूं तो गुड 2 को सेक्रीफाइस करना है। आपके पास अगर इनकम कम है तो आप लिमिटेड इनकम के द्वारा किसी ना किसी चीज को तो सेक्रीफाइस करोगे ना, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। और ये जो पॉइंट है कि टोटल यूटिलिटी इसमें अफेक्टेड नहीं होता, ये भी कैसे प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ए और बी दोनों ही एक ही सेम आईसी कर्व पे बने हैं। तो इंडिफरेंस कर्व पे जब ए और बी दोनों ही बने तो उनकी यूटिलिटी पावर सेम रहेगी। अब यहाँ पे इसको अगर मैं न्यूमेरिकली करता हूं तो चेंज इन गुड 2 अगर क्या चेंज हुआ है, वो चेंज ये वाला हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या थी, एम ए से अगर मैं माइनस कर दूं कितना वाला, जो यहाँ पे चेंज हुआ है, इसको आप ई पकड़ लीजिए। तो एम ई अगर मैं माइनस कर देता हूं और अपॉन में गुड 1 में कितना चेंज आया, गुड 1 में अगर आप देखो तो टोटल वैल्यू क्या है ओ एन, और इसमें ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको आप माइनस कर दो ओ एम। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, एम ए से एम ई को अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो चेंज की है वो है ए ई, मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ओ एन से ओ एम को अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे क्या बचता है, ई बी, या फिर आप कह सकते हैं एम एन या फिर ई बी, ये जो हिस्सा है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि एमआरएस जो है वो पर्टिकुलरली इस एरिया से लेकर इस एरिया का स्लोप है, वो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस कर्व के द्वारा मैं कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकता हूं, उसके लिए मुझे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को एक साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ा सा इंडिफरेंस मैप बता देता हूं। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप बेसिकली वो मैप होता है या ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं जहां पे एक साथ बहुत सारे इंडिफरेंस कर्वों के ग्रुप्स को बनाया जाता है। जैसे IC1, IC2, IC3, IC4 एक के बाद एक आपको दिए गए हैं, तो ये आपको इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बजट लाइन क्या था, बजट लाइन हमने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा था, मतलब पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें पढ़ा था कि बजट लाइन रिप्रेजेंट करता है आपके परचेसिंग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मतलब मैं अगर ए बी सी और डी के किसी भी कॉम्बिनेशन को खरीदना चाहता हूं तो मेरे पास जो भी इनकम है उसके द्वारा मैं ए बी सी डी सारे कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता हूं। तो उसी तरह से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक बजट लाइन बना देता हूं। तो अगर मैं इस बजट लाइन को बना देता हूं, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है, बाद में पॉइंट्स हम खुद से डाल देंगे। तो ए बी हमारा क्या हो गया, बजट लाइन, जो बजट लाइन यहाँ पे है। और उसके बाद हम इसमें इंडिफरेंस कर्व्स को एक के बाद एक बनाते रहेंगे। जैसे सबसे पहले IC1 पे आ जाते हैं, ठीक है, फिर हम IC2 पे आ जाते हैं और उसके बाद हम IC3 पे आते हैं, फिर IC4 पे आते हैं। अगर मैं IC1, IC2, IC3, IC4 को बजट लाइन के साथ टच करूं तो ये एक जगह पे आके टेंजेंट होता है, जहां पे बजट लाइन AB IC3 को टेंजेंट करेगा। टेंजेंट का मतलब वो टच करके जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट क्या होता है, जैसे ये वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कि वो काट के बाहर आर पार होके जा रहा है, वो नहीं। हमें इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को इस तरह से पास करना है कि वो टेंजेंट एक दूसरे को घिस के निकल जाए। तो इस कंडीशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस वाली कंडीशन पे आपके दो प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाते हैं। पहला क्या कहता है, स्लोप ऑफ IC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का जो स्लोप है और
इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, मतलब एमआरएस जो है वो इस पॉइंट पे, पॉइंट ई पे आके एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो बराबर स्लोप कहां पे होते हैं? जहां पे दोनों के वैल्यू सेम होंगे। तो इसका मतलब IC1 का स्लोप, मतलब सॉरी IC3 का स्लोप और स्लोप ऑफ बजट लाइन यहाँ पे ई पॉइंट पे आके बराबर है। और दूसरा कंडीशन क्या है? IC शुड बी कन्वेक्स। अब ये तो कन्वेक्स है, ऑब्वियसली इसका मुंह उल्टी तरफ घूम रहा है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ ये नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये दोनों प्रॉपर्टीज मैच कर गए। तो इंडिफरेंस कर्व के द्वारा या बजट लाइन के द्वारा आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को तभी जान सकते हैं जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंसी में एक दूसरे को टच करे और एक ऐसे पॉइंट पे आके आप बजट लाइन मतलब उतना पैसा खर्च करने को तैयार हो और IC3 का मतलब उतनी यूटिलिटी मैक्सिमम आप उस पैसों से ले सकते हो। तो ई पॉइंट पे आप अगर देखेंगे तो सोचो ई पॉइंट पे आपकी कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगी x और y की कि आप अपने दिए गए इनकम, मतलब जो आपकी लिमिटेड इनकम है, उससे मैक्सिमम चीजों को खरीद सकते हैं और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको ई पॉइंट पे ही मिलेगी। आज हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दोनों ही पॉइंट्स, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, मतलब ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, दोनों को पढ़ लिया है। और इससे रिलेटेड या प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और मुझे साहिल, एक 12th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कमेंट सेक्शन में कि उनको थोड़ी हेल्प चाहिए 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो मैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, 12th का सिलेबस टर्म 1 एंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग, जो आपका नया पैटर्न बना है सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए। जितने भी आप अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स को जितना हमारे साथ जोड़ सकते हैं जोड़िए, ताकि हमारी कम्युनिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और भर भर के अपना प्यार जताइए। ठीक है, तो आज के लिए हम गुड बाय करते हैं और जल्दी मिलेंगे।